रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। आज हम पदार्थ की प्रकृति के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण जो अम्ल, क्षार और लवण में किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे पदार्थ होते हैं, अम्ल, और क्षार स्वाद में कड़वे या कसाय स्वाद के होते हैं, जबकि लवण का स्वाद अनेक प्रकार का होता है। इनका स्वाद निश्चित नहीं होता। जैसे साधारण नमक भी एक लवण है और कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर भी एक प्रकार का लवण है। दोनों का स्वाद अलग अलग होता है। इंग्लिश में एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। प्रकृति के अनेक पदार्थों जैसे सिरका, यहाँ लिखते चलते हैं, सिरका, इमली, आम, नींबू, दही इत्यादि का स्वाद खट्टा होता है, क्योंकि इन सभी में किसी न किसी प्रकार का अम्ल पाया जाता है। आपको इस बात की जानकारी बाद में दी जाएगी, फिलहाल यहाँ लिख दी जा रही है। सिरका में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। आम में मैलिक व टार्टरिक दोनों प्रकार का अम्ल कुछ मात्रा में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। तो इन अम्लों के कारण इन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है। प्रयोगशाला में भी अनेक प्रकार के अम्ल हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, अनेक प्रकार के अम्ल हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। किंतु हम यहाँ पर हर पदार्थ को अपने मुंह में नहीं डाल देंगे। मुंह हमारा कोई प्रयोगशाला नहीं है कि जिसमें हम हर प्रयोग करने के लिए हर चीज़ डालते रहें। खाद्य पदार्थ तक तो ठीक है। तो अम्लों की पहचान कैसे करेंगे? अम्लों की पहचान करने के लिए हमारे लेबोरेटरी में जो व्यवस्था होती है वह होती है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है यह एक विशेष प्रकार के लाइकेन, जिसका नाम है रोसेला नामक लाइकेन होता है। लाइकेन ऐसे पौधे होते हैं जो प्रायः पत्थरों पर, चट्टानों पर या पेड़ पौधों की छालों पर उगते हैं, और ये दो प्रकार के पौधों, शैवालों और कवकों के एक साथ उगने से उत्पन्न होते हैं। तो रोसेला नामक लाइकेन में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीवद्रव्य होता है, उसके द्वारा लिटमस नामक एक बैगनी रंग का पर्पल कलर का, पर्पल का मतलब होता है बैगनी, तो पर्पल कलर का एक पदार्थ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, जिसे लिटमस कहते हैं। और पर्पल कलर के लिटमस को जब हम किसी पेपर में लगा देते हैं तो वह लिटमस पेपर कहलाता है। और लिटमस पेपर की विशेषता है कि अम्ल में, ये लिटमस पेपर अम्ल में अलग रंग देता है, लाल रंग देता है, और जबकि क्षारीय विलयन में यह नीला रंग प्रदान करता है। तो ये तो लिटमस पेपर की बात हो गई। पहला है लिटमस पेपर। प्रयोगशाला में दो और पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। एक पदार्थ तो होता है मेथिल ऑरेंज और दूसरा होता है फेनाप्थेलिन। तो पहले लिखते हैं फेनाप्थेलिन। फेनाप्थेलिन अम्ल में रंगहीन होता है, जबकि
क्षार में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तीसरा है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, इसका अम्लीय माध्यम में रंग लाल होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में इसका रंग पीला होता है। तो ये 3 पदार्थ हैं, लिटमस, फेनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज, जो प्रयोगशाला में अम्ल क्षार सूचक की भांति कार्य करते हैं। इसी प्रकार हम हमारे घर में भी अनेक पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम अम्ल क्षार सूचक के रूप में कर सकते हैं। जैसे ये चौथा यहाँ पर नंबर डाल के लिखते हैं, हल्दी। हल्दी का रंग अम्लीय माध्यम में पीला होता है, अम्ल में इसका रंग पीला होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में इसका रंग गहरा ब्राउन हो जाता है, लाल भूरा रंग होता है। एक पौधा होता है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी, इस गोभी का रस अम्लीय माध्यम में तो लाल रंग का होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में ये हरे रंग का हो जाता है, हरा। तो ये 2 घरेलू ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल क्षार सूचक की भांति कार्य करते हैं। 2-3 ऐसे पदार्थ हैं जो अल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं। गंध के रूप में उनका गंध परिवर्तित होता है और वो सूचक की भांति कार्य करते हैं। जैसे लौंग, प्याज का रस, प्याज का रस, वनीला। वनीला एक सुगंधित पदार्थ होता है जो एक प्रकार का आर्किड पौधा होता है। आर्किड ऐसे पौधे जो किसी अन्य पौधों पर उगते हैं, वो एपीफाइट कहलाते हैं। तो वनीला एक प्रकार की एपीफाइट से प्राप्त किया जाता है। ये सुगंधित पदार्थ होता है। तो यह देखा गया कि ये जो तीनों लौंग, प्याज का रस या वनीला है, इनका अम्ल में तो गंध होता है, इन सभी का गंध कुछ न कुछ होता है जिसको हम पहचानते भी हैं। लौंग का तेल का गंध या प्याज के रस का गंध या वनीला का गंध, ये हम लोग पहचानते हैं। लेकिन क्षारीय माध्यम में इनकी गंध समाप्त हो जाती है। इस प्रकार ये तीनों पदार्थ गंधीय सूचक के रूप में या ऑल्फैक्टरी, एक शब्द है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का अर्थ होता है सूंघने से संबंधित। तो ये गंधीय सूचक, गंधीय ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ पौधे हैं जिनका पेटल या पंखुड़ी अम्ल और क्षारीय मिट्टी में, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी में अलग अलग कलर का होता है। जैसे एक पौधा होता है हाइड्रेंजिया, दूसरा पौधा होता है पिट्यूनिया, तीसरा पौधा है जिरेनियम, इन पौधों के पेटल्स का अर्थ है पंखुड़ियाँ, अलग अलग माध्यम की मिट्टी में अलग अलग रंग प्रदान करती हैं। इनके पेटल का रंग अम्लीय माध्यम में एक और क्षारीय माध्यम में दूसरा होता है। अब आइए हम अम्लों के बारे में पढ़ते हैं, अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं या अम्लों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में जो अभिक्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, वो 4-5 अभिक्रियाएं हैं जो अम्लों से संबंधित हैं। एक एक करके उसका वर्णन करते हैं। जैसे पहला है धातुओं के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया। यह देखा गया कि जो सक्रिय धातुएं हैं वो अम्लों के जलीय विलयन से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जैसे एक अभिक्रिया है Zn + H2SO4,
इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट जैसा लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो सक्रिय तत्वों में यह विशेषता होती है कि अम्लों के तनुजलीय विलयन से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे जस्ता एक सक्रिय तत्व है। दूसरा है धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु ऑक्साइड जैसे मान लीजिए जिंक का ही ऑक्साइड ले लें ZnO, तो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके कोई भी अम्ल हो, जैसे 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ये बना देगा ZnCl2, ये लवण बनता है, और प्लस H2O, यहाँ पर H2 गैस न निकलकर H2O बन जाता है। तो ये दोनों पदार्थ चाहे धातु हो या धातुओं के ऑक्साइड हो, अम्लों के जलीय विलयन से क्रिया करके लवण बनाते हैं। तीसरा, धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, या सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इनकी अभिक्रिया अगर हम अम्लों से करा दें, जैसे CaCO3 प्लस H2SO4, मान लीजिए H2SO4, तो इन दोनों की अभिक्रिया से, कार्बोनेटों की अभिक्रिया अगर हम अम्लों से करा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह विशेष बात है। और इसके इस गुण के कारण कार्बोनेट, या आगे भी बताएंगे चौथा बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने के कारण इन धातु कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों का प्रयोग आग बुझाने वाले संयंत्रों में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में किया जाता है। जैसे यहाँ पर समीकरण है CaCO3 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। दूसरा रिएक्शन है Na2CO3 प्लस H2SO4 या HCl, जो भी अम्ल ले लें, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा और CO2 गैस अंत में निकलेगी। ये बनेगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। इसी प्रकार से बाइकार्बोनेटों के साथ अगर हम क्रिया कराएं, बाइकार्बोनेट जैसे खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। किसी भी अम्ल से, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल से ही अगर हम रिएक्शन करा दें H2SO4, तो यहाँ पर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। बनता है 2NaHCO3 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस CO2, 2CO2 प्लस H2O प्लस 2CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस महत्वपूर्ण है। इन बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से क्रिया करके अम्लों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न की जाती है। और छठा रिएक्शन है अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया, या लिख दें क्षारों के साथ। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और उदासीनीकरण के पश्चात जो पदार्थ बनता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, वो लवण और जल होता है। तो यहाँ पर एक समीकरण मान लीजिए हम लिख देते हैं NaOH, एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये सबसे सरल समीकरण दिखा रहे हैं HCl का, इज इक्वल टू NaCl, ये खाने वाला नमक है, कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट, और प्लस H2O। ऐसी समीकरणें जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। नंबर डालने में थोड़ा गलती हुई है, ये चौथा पॉइंट डालना था, ये पांचवा पॉइंट डालना था। आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष जो इस चैप्टर में बचा हुआ है अगले वीडियो लेक्चर में देंगे। धन्यवाद।